नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। ये करते हैं हरियाणा विशेष की शुरुआत। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया है। उनका इलाज मुंबई के नानावती अस्पताल में चल रहा है। वहीं उनके बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती आराध्या बच्चन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। मतलब जया बच्चन को छोड़कर पूरे बच्चन परिवार कोरोना का संकट इन पर मंडरा रहा है। पर उनके फैंस को भरोसा है कि उनका शहंशाह, उनका ये महानायक कोरोना की दीवार को तोड़कर जल्द लौटेगा और ये मुश्किल वक्त भी जल्द गुजर जाएगा। कोरोना के अग्निपथ पर सदी का महानायक, कोरोना से जीतकर लौटेगा शहंशाह। कोरोना के महानायक की जंग, कर शपथ पार होगा कोरोना का अग्निपथ। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। पूरी दुनिया जिस कोरोना से त्राहिमाम कर रही है, उस कोरोना ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को अपनी जद में ले लिया है। अमिताभ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही उनके बेटे अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। दोनों का इलाज मुंबई के अस्पताल में चल रहा है। बिग बी ने खुद ट्वीट करके अपने कोरोना से संक्रमित होने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मैं कोरोना संक्रमित पाया गया हूं, अस्पताल में हूं। अस्पताल प्रशासन को इस बारे में जानकारी दे रहा हूं। जैसे ही अमिताभ के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई, यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। इसके बाद बच्चन परिवार के बाकी सदस्यों की कोरोना जांच करवाई गई। इसमें जया बच्चन को छोड़कर ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। मतलब बच्चन परिवार के 4 सदस्यों को कोरोना हो गया, जबकि पहले ऐश्वर्या राय की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। लेकिन अब पूरा बच्चन परिवार कोरोना से जंग लड़ रहा है। अमिताभ ने खुद के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अपील की है, मेरे संपर्क में पिछले 10 दिन में आए लोगों से गुजारिश है वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। अमिताभ बच्चन लगातार कोरोना से जंग को लेकर झंडा बुलंद किए हुए हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने अमिताभ पूरे परिवार के साथ घर की छत पर घंटे और तालियां बजा रहे थे। वो बीच में कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करते आए हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, इससे लड़कर हराना है। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। अमिताभ बच्चन अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में हैं, जबकि अभिषेक बच्चन जनरल वार्ड में भर्ती हैं। इस बीच नानावती अस्पताल के आइसोलेशन केयर सेवा विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल समद अंसारी ने कहा कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक दोनों बेहतर महसूस कर रहे हैं। दोनों ने अच्छी नींद ली और नाश्ता किया। उनकी हालत स्थिर है। अस्पताल के मुताबिक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का रेगुलर हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन अमिताभ ट्विटर पर अपनी पल पल की जानकारी देते रहेंगे। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। एसिम्प्टोमेटिक वैसे मरीज होते हैं जिनमें पहले से बीमारी के कोई लक्षण नजर नहीं आते या फिर बेहद हल्के लक्षण नजर आते हैं, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए कोई चांस नहीं लिया जा सकता। उनका 75% लीवर खराब है। यही वजह है कि उनके फैंस का चिंतित होना लाजमी है। इसलिए जगह जगह मंदिरों में हवन और पूजा हो रही है। उज्जैन महाकाल मंदिर में अमिताभ बच्चन के लिए विशेष पूजा की जा रही है। अमिताभ बच्चन का घर जलसा मुंबई के उस इलाके में मौजूद है जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने तक मुंबई में 91,745 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 5,244 लोगों की मौत इस वायरस के चलते हो चुकी है।
अमिताभ के फैंस भी उनकी सेहत को लेकर चिंतित हैं। हर तरफ अमिताभ के फैंस उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि उनका शहंशाह कोरोना की दीवार को तोड़कर जल्द लौटेगा और ये वक्त ऐसे ही गुजर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हर कोई इस वक्त यही दुआ कर रहा है कि जल्द ही स्वस्थ हो बिग बी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं से संवाद किया। सीएम ने कोरोना चुनौती और अवसर पर संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हरियाणा ने अच्छी लड़ाई लड़ी है। हरियाणा में भी मार्च में जब कोरोना आया उस समय तक हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जैसे ही आहट हुई हमने सब प्लानिंग उस हिसाब से की और सारा एडमिनिस्ट्रेशन, न केवल एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि जो आह्वान किया, समाज के सब लोग, संस्थाएं, वॉलंटियर्स सब लग गए इस कोरोना जैसी घातक बीमारी को कैसे इसकी लड़ाई लड़नी है। हमने उसकी प्लानिंग के आधार पर मैं यही कह सकता हूं कि जैसे सारे दुनिया में भारतवर्ष का काफी एक अच्छा स्थान है इसके मुकाबला करने में, वैसे ही भारतवर्ष में भी जो प्रमुख प्रदेश हैं बड़े बड़े, उनके अंदर हरियाणा का भी एक अच्छा स्थान है उसको मुकाबला करने में। आज हमारा जो स्थान है टॉप में, अगर महाराष्ट्र की स्थिति खराब है तो हमारा 11वें स्थान के ऊपर ये सारी कोरोना की रिकवरी का विषय है या व्यवस्थाओं का विषय है, लॉजिस्टिक्स का विषय है, इसमें 11वां हमारा स्थान है। हम और इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। आज की डेट में 4800 एक्टिव पेशेंट्स है हरियाणा में। इसमें जो स्पीड है अभी हमारी कोरोना टेस्टिंग की, वो टेस्टिंग लगभग 10,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। इस संख्या को और हम बढ़ाना चाहते हैं, कुछ लैब्स और खोलना चाहते हैं ताकि जितनी ज्यादा टेस्टिंग हो उतना ही, अगर कोरोना पॉजिटिव है भी सही तो उतना ही उनकी रिकवरी का सभी। और इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश की भी तारीफ की और कहा कि हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा दिया और जातिवाद से ऊपर उठकर प्रदेश को हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। काम करते हुए 5 साल के जो पिछले अनुभव हैं, मैं थोड़े आपके साथ वो साझा करना चाहूंगा। हमने देखा हरियाणा के अंदर जाति पाति, इसका बोलबाला बहुत अधिक था। इसको कम करने के लिए हमने खूब प्रयत्न किए हैं और प्रयत्न करते हुए आपने देखा है कि यहाँ एक आंदोलन भी बड़ा हो गया। एक जाति के नाम के साथ आरक्षण का आंदोलन जो चला और वो हिंसक भी हुआ और उसके अंदर बड़े दुख की बात है कि उसमें कुछ जानें भी चली गई, माली नुकसान भी बहुत करोड़ों रुपए का उस समय हुआ। लेकिन हमने अपने चुनाव लड़ते समय 2014 के अंदर एक स्लोगन दिया था कि हम जाति पाति से अलग हट करके अपने समाज को आगे लेकर के आएंगे और नारा दिया था हरियाणा एक, हरियाणवी एक। अर्थात यदि अपनी पहचान बनानी है तो हरियाणवी बन के बनाओ। हम अपने प्रदेश के साथ अपने आप को जोड़े, हम जाति के साथ न जोड़े, क्योंकि आज देश और दुनिया बहुत छोटी हो गई है। अब कहा जाता है कि एक ग्लोबल विलेज के रूप में दुनिया के रूप को इस रूप में देखा जाता है। तो इस नाते से हम अब जाति पाति में बटे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम आपस में सूबे के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रदेश से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। हरियाणा में चेयरमैन समेत कई राजनीतिक पदों पर नियुक्तियां होनी है और इसको लेकर भी आज चर्चा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी दलों में ठंग गई है। बीजेपी जेजेपी अपनी एक तरफा जीत का दावा कर रही है, तो वहीं इनेलो और कांग्रेस की ओर से भी बड़ी विजय का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही उपचुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। आपको ये रिपोर्ट अब दिखाते हैं। बड़ौदा उपचुनाव की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन वार पलटवार का खेल शुरू हो चुका है। खुद की जीत के दावे हो रहे हैं तो कहीं दूसरों की हार की भविष्यवाणी भी। बीजेपी बड़ौदा उपचुनाव में अपनी जीत तय मान रही है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि साल 2005 से लेकर 2014 तक प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार रही है और प्रदेश की जनता ये अच्छे तरीके से जान चुकी है। इसीलिए बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर
कोई भी शंका नहीं है। जो बड़ौदा का जो उपचुनाव है, प्रदेश से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बड़ौदा का हम ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेंगे और ऐतिहासिक विकास, आम आदमी को रोजगार मिला और जो नौकरियां मिली योग्यता के आधार पर मिली हैं और विकास हुआ है, समान विकास हुआ है और प्रदेश में मनोहर जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक विकास हुआ है उसको लेकर बड़ौदा के चुनाव को जीते। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर मैदान में आए, वो उनके सामने चुनाव लड़ेंगे। देखो, प्रदेश के भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश के बड़े नेता रहे हैं, कई बार चुनाव जीते हैं, कई बार हारे हैं और हर हाल में रमेश कौशिक से भी चुनाव हारे हैं। अभी हाल में रमेश कौशिक वहाँ के सांसद बने हैं और वहाँ भी हार हुई है, जीते भी कई बार है। भूपेंद्र हुड्डा को ये बात शोभा नहीं है भाई प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव लड़ ले। अरे प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो जब लड़ेगा, आप रमेश कौशिक कभी लोकसभा के चुनाव में आप हार खाएं। और मैं तो एक ही बात कहूँगा, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आम लोगों को पता है कि प्रदेश में विकास होना है और बड़ौदा क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास होगा, ऐतिहासिक काम होंगे कि लोग समझते हैं कि भाई अपना समय नहीं गंवाना, समय बर्बाद नहीं करना, वो लोग विकास को बोलते हैं। वहीं इसी कड़ी में सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस का काम केवल बोलना है, लेकिन सीएम मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश का विकास कराया है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता इस चुनाव को आसानी से जीत लेगा। अच्छा है कि कांग्रेस में प्रवृत्ति है कि एमएलए रहते हुए एमएलए का चुनाव लड़े। हमारी पार्टी में अगर एक विधायक बन जाता है, मुख्यमंत्री भी अपने क्षेत्र से विधायक हैं, वो करनाल के लोगों के प्रति जवाबदेह। वैसे तो वो मुख्यमंत्री होने की वजह से पूरे प्रदेश की विकास की योजनाएं चलाते हैं, लेकिन विधायक वो करनाल के हैं। लेकिन कांग्रेस में पहली बार एक परिपाटी चलाई है कि विधायक होते हुए दूसरे इलाके से विधायक बनने की कोशिश करते हैं। ऐसी अटेम्प्ट पहले एक बार जींद में हमारे सुरजेवाला जी जो कैथल से विधायक थे वो कर चुके हैं, लोगों ने उनको नतीजा दिखा दिया। और कांग्रेस के किसी सिटिंग विधायक को गलतफहमी है तो वो बड़ौदा के लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं, वो आएँ और फिर टेस्ट कर लें। हमारा छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे किसी भी कांग्रेस को हराने में सक्षम है। ये तो बात हुई सत्ताधारी दल की। अब जरा इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का दावा और अंदाज भी देख लीजिए। अभय ने तो बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त होने की भी भविष्यवाणी कर दी। बड़ौदा के चुनाव की तारीख जब तय होगी, हम उसी वक्त अपना उम्मीदवार का नाम भी तय कर देंगे। और अभी से हमने बड़ौदा के चुनाव के लिए अपने साथियों की ड्यूटी लगा दी। 15 तारीख के बाद मैं स्वयं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में जाकर के आऊँगा। उन सब साथियों से मिलकर के आऊँगा जो चौधरी देवीलाल के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा रखते थे। बड़ौदा 6 बार हमने जीता है और मुझे पूरा भरोसा है कि जब हम लोगों के बीच में जाएंगे तो फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों में लोग विश्वास व्यक्त करेंगे और फिर बड़ौदा के लोग बीजेपी और मौके की जो सरकार है इसकी तो जमानत जब्त होगी उम्मीदवार। मुख्यमंत्री की वो वीडियो कॉन्फ्रेंस जो आपके साथ कर रहे थे वो देखी थी। मुख्यमंत्री की जो भाषा थी, जो उनके शब्द थे, उससे लगता नहीं कि वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठ कर के कोई व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करे। अगर उनकी नज़र में कोई राजनेता दलदल में है, उनकी नज़र में अगर कोई राजनेता इतना गिरा हुआ है जितना उन्होंने उनके लिए शब्द इस्तेमाल किए, तो क्या गंगा में हाथ धोने से या गंगा में डुबकी लगाने से वो पवित्र हो जाएगा? मतलब मुख्यमंत्री को ऐसी ओछी बात नहीं करनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री की बौखलाहट है। बड़ौदा में गए थे 4 गाँव में, जब लोगों ने मुख्यमंत्री को बैठने के लिए कहीं कोई चारपाई नहीं दी, कहीं किसी ने स्वागत नहीं किया उनका, उससे ये बौखलाहट है उनकी।
चुनाव कब होगा इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों में उठापटक साफ दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ौदा की जनता के मन में क्या है और वो किसको चुनती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं हरियाणा में टिड्डी दल का अटैक लगातार जारी है। भिवानी में टिड्डी दल ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने खुद मोर्चा संभाल लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। लेकिन टिड्डी दल प्रदेश के कई जिलों में किसानों की मुश्किलें बढ़ा रहा है और खतरा अभी भी कायम है। ये रिपोर्ट देखिए। के अंदर टिड्डी दल का आक्रमण जारी रहा और हमारा विभाग इनको फॉलो करता रहा। रात को ये लगभग 4-5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो टिड्डी दल थे सेटल हुए। सरसा में, हमारे भिवानी में, दादरी में, महेंद्रगढ़ में और नूह में। सारे डिप्टी कमिश्नर को मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया हुआ था कि पूरा मुस्तैदी से काम करें। कृषि विभाग के अधिकारी काम करते रहे और सब जिलों से, आसपास के जिलों से फायर टेंडर मंगवाई और उनके द्वारा जो है टिड्डी मारने का काम स्प्रे का किया गया। मुझे जो सूचना मिली है लगभग आधे के आसपास जो है टिड्डी दल का सफाया कर दिया गया है। बाकी जो बची हुई टिड्डियाँ हैं वो उड़ के राजस्थान की तरफ निकल गई है। काफ़ी नुकसान भी किसानों को हुआ। नुकसान का अभी डिप्टी कमिश्नर को आदेश है कि मौके पे जाके प्राथमिक जो रिपोर्ट सरकार को भेजनी होती है वो भेजें। उसके बाद जहाँ ज़्यादा नुकसान होगा स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर करवा के और किसान की भरपाई की जाएगी। सर, अलर्ट तो पहले ही जारी कर चुका है प्रदेश सरकार। अलर्ट तो इस साल जो है ये टिड्डी अफ्रीका से ही आती हैं पाकिस्तान होते हुए। पहले भी 3-4 बार हमारे पड़ोस से निकल के जा चुकी थी। अब ये हरियाणा के अंदर लगभग दूसरा-तीसरा अटैक है और आगे भी किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि वो चौकन्ने रहें। एक बात साफ है कि टिड्डी दल ने एक बार फिर किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। टिड्डियों के दल ने प्रदेश के कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचाया है। सिरसा जिले के एलनाबाद और रानिया खंड के करीब 2 दर्जन गाँव में टिड्डी दल ने कहर बरपाया। प्रशासन ने विशेष अभियान के तहत टिड्डियों पर कीटनाशक का स्प्रे कर काफी संख्या में टिड्डियों को मारने की कोशिश की ताकि किसानों को फसल के नुकसान से बचाया जा सके। तो वो बरसात की वजह से वो ये भीग गई और भीगने से जैसे जो मेडिसिन का था वो भी कुछ असर था, कम हो गया। जो बची हुई टिड्डियाँ थी वो वापस फिर जमा होगी। तो इसके 2 घंटे बाद फिर सूर्य निकला है, उससे वो सूखी हैं। अब हवा के बट कंटिन्यू अपना सफ़र तय कर रही है। तो हमें उम्मीद है काफ़ी मात्रा में मतलब ये टिड्डी निकल गई हैं, लेकिन अभी भी बाकी हैं। अब आगे अभियान किस तरह जारी रहेगा? अभी अभियान इस तरह है, हमें जैसे अभी आपके सामने अभी 2-3 डीजे मंगाए हैं। हर क्षेत्र में मुनादी करवा दी है, गांव टू गांव, डोर टू डोर मुनादी करवाई है कि प्रत्येक किसान, आपको भी देखा होगा रास्ते में मिलेगा आपको, आप अपने खेत के अंदर सारा परिवार के साथ कोई थाली लेकर के, कोई तसला लेकर के, कोई पिप्पा लेकर के, कोई घंटी लेकर के, कोई सायरन के साथ उनको मतलब आवाज़ खुड़की के साथ अपने क्षेत्र से निकाल रहे हैं और वो आगे अपने कुछ कर रही है। इसी तरह से है ना, हम उम्मीद करते हैं कि
मतलब अगर ये मौसम साथ दिया, हवा इसी तरह से एक साइड की चलती रही तो हमारा क्षेत्र उम्मीद करते हैं शाम तक पाक साफ 99% हो जाएगा। सिरसा जिले के कई इलाकों में टिड्डी दल ने हमला बोला है, जिसके बाद किसान ढोल और डीजे बजाकर टिड्डी दल को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही चरखी दादरी में दर्जनों गांव में टिड्डी दल ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। दर्जनों गांव में लाखों की संख्या में टिड्डियों के आने से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। 4 घंटा तक ऊपर उड़ी है और फिर बैठी फसल पे। उसके बाद मैंने पत्ते खाने शुरू किए हैं जी, और फिर जैसे ही आंधी रहा दरख्तों में बजा के बैठ गई। तो प्रशासन की तरफ से क्या पुख्ता इंतजाम किए गए? प्रशासन तो जी अपना हांड रो जी छिड़क रहा है दवाई, तो इससे कोई फर्क ना पड़ रहा जी। उद के बैठी है, उड़ ना रही कती भी। मर भी नहीं रही? नहीं जी, अभी तक कोई मरी नहीं अभी तक। तो क्या लगता है दवाई ठीक ठाक है या नहीं है? देखो जी, वो तो ये जानती दवाई हमारे साथ हैंड टू हैंड मरती तो फायदा होता जी, पर पता नहीं कुछ देर बाद मरेगी या उड़ेंगी। तो अभी प्रशासन की बात करें, प्रशासन के कितने व्यक्ति यहाँ मौके पर खड़े हैं या चले गए? या प्रशासन तो जी छिड़क के दवाई चले गए, यहाँ कोई नहीं है फिलहाल। और टिड्डियाँ बैठी हुई है सभी पेड़ों पे। रेवाड़ी के बावल क्षेत्र के खेतों में तबाही मचाने के बाद टिड्डी दल कोसली के आधा दर्जन गांव में पहुंचा है, जिसके बाद प्रशासन ने कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया, तो वहीं किसान भी टिड्डी दल को भगाने के लिए मशक्कत करते नजर आए। यहाँ टिड्डी दल 8 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा बताया जा रहा है। पूरा काम इसमें मुस्तैद है। हर एक खेत वाला अपने खेत में किसी तरह से भी मतलब थाली या पीपू की आवाज़ करता है। ट्रैक्टरों का भी सायरन बजाया, लेकिन इस टिड्डी दल पर कोई असर नहीं पड़ा। ये दल सबसे ज़्यादा चनाने का सादाना दौड़ से लेके इस तरफ रामबास की ज़मीन, इस तरफ गोकल की ज़मीन, दूसरी तरफ रामलवास की ज़मीन, इसमें सक्रिय है। प्रशासन को सूचित किया गया, प्रशासन ने कल रात को दवाई का छिड़काव किया, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। अब मेरी या सभी ग्रामवासियों की तरफ से यही अर्ज है कि जो टिड्डी का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई गवर्नमेंट की तरफ से की जाए। हम इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। सरकार की तरफ से नुकसान की भरपाई की बात की जा रही है, लेकिन अभी भी टिड्डी दल का खतरा बरकरार है। बारिश की वजह से टिड्डी दल का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। अब देखना ये है कि सरकार और जिला प्रशासन किसानों की फसल को टिड्डी दल के अटैक से बचाने के लिए क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। झज्जर में जापानी कंपनी टी सुजुकी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप में निवेश करने वाली है। आपको ये बताएं कि कंपनी रिलायंस मेट में 6 एकड़ में अपना प्लांट लगाएगी। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। जापान को झज्जर पसंद है। झज्जर में क्योंकि निवेश करने वाली है जापानी कंपनी टी सुजुकी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये बताएं कि मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप में ये निवेश करने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। रिलायंस मेट में 6 एकड़ में ये प्लांट लगाएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये जानकारी दें कि टी सुजुकी जो कंपनी है वो स्टीयरिंग निकल्स बनाएगी। इसके अलावा क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर बात कर ली जाए तो उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, उसे काफ़ी बूस्ट मिलेगा। 2021 में शुरू हो जाएगा प्रोडक्शन, ये दावा किया जा रहा है टी सुजुकी के प्रबंध निदेशक के द्वारा। घरेलू बाजारों के साथ साथ निर्यात भी किया जाएगा, उन्होंने इसका भी जिक्र किया। साथ ही साथ ये भी बातें कही गई है कि 100 कर्मचारियों के साथ ये नई इकाई जो है उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। अब झज्जर में जापानी कंपनीज पहले से भी हैं, पैनासोनिक क्या हो या फिर डेंसो हो, ये वो कंपनीज हैं जो पहले निवेश कर चुकी हैं। अब टी सुजुकी तीसरी जापानी कंपनी होगी जो कि झज्जर में निवेश करेगी। अब जापान को झज्जर क्यों पसंद है? रिलायंस मेट जापान सरकार द्वारा चिन्हित उन 12 साइट्स में से एक है जहां पर जो जापान की गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो जापानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करना चाहती है।
3 जापानी कंपनीज के निवेश के बाद और भी जापानी कंपनीज के आने की उम्मीद भी व्यक्त की जा रही है। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।